नमस्कार, आप देख रहे हैं T45 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। छठे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। 7 राज्यों और यूटी के मिलाकर कुल 58 सीटों पर मतदान होना है। देश भर के 58 सीटों पर कुल 889 उम्मीदवार हैं और मैदान में इस चरण में झारखंड के 4 सीटों पर भी मतदान होना है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह सीट पर चुनाव होगा और 25 मई को 4 सीट पर चुनाव होने वाले हैं। चुनावी सभा और बाइक रैली पर रोक लगा दी गई है और अब सिर्फ डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, चुनावी भोपों का शोर आज थम चुका है और ऐसे में प्रत्याशियों को जितने वादे करने थे, आश्वासन देना था, उन्होंने अपना जितना जनता को लुभाने का काम करना था वो पूरा हो चुका है। लेकिन अब डोर टू डोर जाकर अब सीधा प्रत्याशी अपना प्रचार कर पाएंगे, लेकिन बाइक रैली, किसी तरीके का संबोधन, जनसभा अब वो नहीं कर सकते हैं। चुनावी भोपों का शोर थम चुका है छठे चरण के मतदान के लिए। अगर हम झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में 4 सीटों पर इस बार चुनाव होने हैं। छठे चरण में रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह सीट पर चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं प्रत्याशियों ने भी कमर कस ली है। प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है और अभी से ही ईवीएम को डिस्पैच सेंटर से भेज दिया गया है सभी बूथों पर। और अगर हम बात करें बूथों की तो बूथों पर भी खास तौर पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो और भय मुक्त तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। और इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ मनमोहन सिंह राजपूत जी और झारखंड स्टेट है राकेश जी रांची से हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एडिटर इन चीफ हमारे मनमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए उनके पास। मनमोहन जी, अगर बात करें तो छठे चरण के लिए चुनावी भोपों का शोर अब थम चुका है। झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव होने, अगर हम बात करें रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद सीट है और सभी जो सीटें हैं वो काफी ज्यादा अपने आप में वीआईपी मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी सीट की हम बात कर ले वो है धनबाद। ऐसे में क्या कुछ माहौल हमें देखने को मिल सकता है इन 4 सीटों पर, खासतौर पर झारखंड में? देखिए अंकिता, आज 5 बजे जिस तरह से चुनावी भोपू का कहा जा सकता है, चुनावी भोपू का प्रचार थम चुका है और 5 बजे के बाद ये प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। मतलब कि 5 बजे के बाद ये प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, भारी भीड़ लेकर नहीं चल सकते हैं। तो 5 बजे के बाद मैं कह सकता हूं कि जो चुनावी भोपू है, जिस तरह से ये लोग प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, अपने लिए जन समर्थन कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, अब 5 बजे के बाद ये नहीं कर पाएंगे। ये 5 बजे के बाद आज ये कम से कम डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। जिस तरह से आपने ये बात कहा कि जिस तरह से धनबाद मैंने वीआईपी सीट माना जाता, इसी तरह मैं आपको बता दूं, धनबाद के बाद एक जमशेदपुर भी ऐसा सीट है जिसको वीआईपी तरह के मानते रहे। वहां से विद्युत वरण महतो और समीर महांती के बीच में इंडिया अलायंस से समीर महांती को टिकट दिया है। और ठीक ये धनबाद से ढुल्लू महतो, जो कि जयंत सिंह, ढुल्लू महतो पीएम सिंह का टिकट काट करके ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है। और ठीक इसी जगह से अनुपमा सिंह, जो बेरमो के विधायक है, अनुप मंगल सिंह, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह, उनको टिकट दिया गया है। तो कह सकते हैं लोग, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर लोग बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो देखा जाए आज की स्थिति ऐसी है कि ये लोग अब डोर टू डोर कैंपेन अपने पक्ष में करने की बात करते हुए नजर आएंगे। अंकिता जी, मनमोहन जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन इसके पहले हमारे साथ तो झारखंड स्टेट हेड राकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, रांची से उनका रुख करने। राकेश जी, हम बात करें तो जो वादे करने थे, जो आश्वासन देना था, जितना जनता को लुभाने का काम करना था प्रत्याशियों को, वो सभी कर चुके हैं। लेकिन इस बार जनता भी काफी ज्यादा सतर्क है, क्योंकि इस बार जो जनता है सिर्फ मोदी चेहरे पर नहीं, बल्कि जो मुद्दे हैं जन सरकार के या फिर उनकी उनकी जो जरूरतें की जो समस्याएं हैं, जैसे कि सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इसे लेकर वो अपने मन में ये बना चुके हैं, इन्हीं समस्याओं और इन्हीं मुद्दों पर उन्हें वोट देने जाना है। और अब कह सकते हैं कि अब प्रत्याशियों का दौर खत्म हो चुका है चुनाव प्रचार का, अब वो प्रचार नहीं कर पाएंगे और अब जनता की बारी है। राकेश जी,
क्या मिल पाई है, खास करके जिस तरीके से अभी की बातचीत की जाए प्रचार प्रसार के दौरान, तो तमाम लोगों ने अपनी मुद्दों को रखा है तमाम प्रत्याशियों के बीच और जाकर बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से अब उनके मुद्दों का समाधान हो सकता है। तो कहीं न कहीं इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि बुनियादी मुद्दे हैं उस पर कहीं न कहीं फोकस किए जाएंगे और लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान सबसे पहले हो सके। लेकिन कहीं न कहीं प्रचार थम चुका है और डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात है और लोग अब खास करके आज रात तक आज मूवमेंट करेंगे। जो जानकारी मिल पाई है तमाम राजनीतिक दल के लोगों की तरफ से कि अब डोर टू डोर जाएंगे, बातचीत करेंगे, मुद्दों को भी बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और हो सकता है कि चुनाव में जो वादे किए हैं, मैनिफेस्टो है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं प्रचार का शोर थम गया है और अब डोर टू डोर की बारी है। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मनमोहन जी हमारे साथ बने उनका रुख करेंगे। मनमोहन जी, अगर आपने जमशेदपुर की बात की तो जमशेदपुर में इस बार काफी ज्यादा एक हॉट सीट भी मानी जा रही है क्योंकि इस बार विद्युत वरण महतो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो दूसरी बार बात करें तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से समीर मोहंती को इस बार मैदान में उतारा गया। तो कौन कौन से जो फैक्टर है इन दो प्रत्याशियों में खासतौर पर हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, जमशेदपुर का एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है जनरल वोटर में कह सकता हूँ, जो शहरी वोट है वो कहीं ना कहीं एक आप देख सकते हैं डीजीपी को जिस तरह से मिलता हुआ हमेशा दिखता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इंडिया अलायंस से समीर मोहंती है, समीर मोहंती एक नए चेहरे के रूप में देखे गए वहां पर, क्योंकि बहरागोड़ा तो विधायक है और बहरागोड़ा के विधायक के तौर पर उनको इंडिया अलायंस ने उनको जो टिकट दिया, ये अब ये देखना होगा, उचित होगा, क्योंकि आपने ये देखा होगा बीजेपी ने विद्युत वरण महतो का पहले लिस्ट में ही नाम जारी कर दिया था, लेकिन इंडिया अलायंस ने आखिरी समय में समीर मोहंती का नाम तय किया। तो कहीं ना कहीं ये बात मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से 2 बार वहां से लीड ले चुके हैं विद्युत वरण महतो, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, मोदी के संगठन में, मोदी के कार्यकाल में 2 बार वो चुनाव जीत करके संसद जा चुके हैं। फिर उनको तीसरी बार सांसद के रूप में उनको टिकट दिया गया, उन पर भरोसा जताया गया, क्योंकि जो दूसरी बार चुनाव जीते थे उन्होंने भारी मतों से 4 लाख के समथिंग उन्होंने 4-4.5 लाख के आसपास में उन्होंने अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी है चंपई सोरेन जी को हराया था, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ठीक इसके उलट आज जिस तरह से समीर मोहंती को टिकट दिया गया, तो उस जगह पर मैं बात करूं तो महतो वोटर और जो कुर्मी वोटर की बात आती है, उसमें कहीं ना कहीं जो फैक्टर है उस कुर्मी वोटर को देखते हुए विद्युत वरण महतो को कहीं उस पर थोड़ा सा ऊपर नीचे, मैं कहता हूं जेवी केसस के लिए अपने एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वो प्रत्याशी अगर उतरते तो उस फैक्टर में कितना फैक्टर काम करेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आज शहरी वोट की बात करें तो कहीं ना कहीं उस वोटर में आज फिर भी लोक निर्माण वादे के तहत में मोदी के चेहरे को देखते हुए, मोदी के उन रोड शो और जनसभाओं को देखते हुए विद्युत महतो चाहे उन वोटरों को अपने तरफ निभा ले। लेकिन ठीक इसके उलट समीर मोहंती की अगर मैं बात करूं, समीर मोहंती जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, वो अपने तरफ से बहरागोड़ा के जो गांव कैसे ग्रामीण वोटर है उनको अपने तरफ में करते दिख रहे हैं। शहरी वोटर में उनका कोई पकड़ नहीं है, शहरी वोटर की तरफ वो जा नहीं पा रहे हैं, या शहरी वोटर या कह सकते हैं कि उनको इतने आखिरी समय में टिकट दिया गया तो वो उन जितने भी विधानसभा है, 6 विधानसभा, 1 लोकसभा के अंदर में मैं कहूँ जमशेदपुर विधानसभा जो है वो 6 विधानसभा पड़ते हैं, उसी के अंतराल में आज वो उस तक नहीं पहुंच पाए, जिसका साथ खामियाजा को देखना पड़ सकता है। लेकिन इसी के ठीक उलट विद्युत वरण महतो को ऐसे समय में टिकट दिया गया, उन्होंने अपने पूर्ण रूप से 25 तारीख तक, जिस तरह से आज मैं बात करूं चुनावी जो 5 जगह बाद थम चुका है, उसमें कहीं ना कहीं विद्युत महतो जो है हर गांव हर जगह पर वो घूमते हुए नजर आए। इसलिए कहीं ना कहीं विद्युत वरण महतो को और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी कह सकते हैं समीर मोहंती, उस जगह पर उनको कांटे की टक्कर दिखती है। अंकिता जी, मनमोहन जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। राकेश जी हमारे साथ बने उनका रुख करेंगे। राकेश जी, मैं आपसे भी यही सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, अगर हम रांची लोकसभा सीट की बात कर ले तो रांची राजधानी रांची है और ऐसे में संजय सेठ पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया। तो दूसरी तरफ अगर हम इंडिया अलायंस या कांग्रेस की बात कर ले तो बिल्कुल एक फ्रेश चेहरा, एक युवा और एक महिला चेहरा पे भरोसा जताया और यशस्विनी सहाय को इस बार मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार एक और फैक्टर है कि जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं यानी कि देवेंद्र नाथ महतो भी इस बार चुनावी मैदान में, तो यहां पर क्या कुछ फैक्टर हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, रांची सीट की बातचीत की जाए तो आपने जिस तरीके से संजय सेठ के नाम लिया, एमपी है, सिटिंग एमपी है, और साथ साथ जिस तरीके से यशस्विनी सहाय जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनके पिता सुबोध कांत सहाय कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनकी एक अलग पकड़ बताई जाती है। तो दोनों के बीच तो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने तीसरे नाम की चर्चा की, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देवेंद्र महतो जिस तरीके से अभी महतो वोट होता है कुर्मी महतो का, उस पर किस तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, ये भी एक फैक्टर बन सकता है जो कहीं ना कहीं दोनों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन आज
की बातचीत की जाए तो आज मेरी बातचीत तमाम बड़े नेताओं से भी हो रही थी। दोनों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हालांकि बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई है। उनके पिता सुबोध कांत सहाय पूरे ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की है और उसी तरह से कहा जा रहा है कि संजय सेठ ने भी अपने बड़े नेताओं के साथ जाकर ग्रामीण इलाकों में बातचीत की है और साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह का भी दौरा हुआ यहाँ पे। तो कहीं न कहीं दोनों अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि कांटे की टक्कर दिखाई पड़ेगी, लेकिन देवेंद्र महतो जिस तरीके से इस मैदान में है वो निश्चित तौर पर एक फैक्टर बनेगा, क्योंकि इस इलाके की बातचीत की जाए तो कुर्मी वोटर थोड़े राजनीति से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं अपने कुछ मुद्दों को लेकर के, जो दोनों ही पार्टियों को कहीं न कहीं इस बात की चर्चा में लाना चाहते हैं कि आखिर उनकी बातों को कौन सुनेगा और किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा मामला हो सकता है जिसको लेकर चुनाव के और वोट पर प्रभाव भी पड़ सकता है। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। मनमोहन जी के पास चलना चाहेंगे। देखिए मनमोहन जी, अगर हम बात करें तो चलिए जमशेदपुर और रांची सीट पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन गिरिडीह सीट में इस बार काफी ज्यादा खास है। गिरिडीह से हम बात करें तो इस बार आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी इस बार फिर से खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में। तो इस बार त्रिकोणीय संघर्ष की हम बात करें तो त्रिकोणीय संघर्ष में इस बार जयराम महतो है। तो जयराम महतो के क्या मैदान में इस बार आने से महतो वोट बैंक जो है समीकरण ये कुछ बदला हुआ नजर आ सकता है? वाकई में ये खेल देखने वाला होगा अंकिता। ये जो आपने क्वेश्चन किया, वाकई में जयराम महतो को उतरने पर त्रिकोणीय मुकाबला कम से कम मैं कह सकता हूं कि हो जाए। वाकई में 2024 का जो चुनाव है वो देखने लायक होगा, क्योंकि जयराम महतो एक नया फैक्टर जेवीकेएसएस से जेके उनसे एक पार्टी जो बनाई उस पार्टी के तहत वो खुद भी मैदान में है और अपने कुछ जमशेदपुर कह सकते हैं, धनबाद कह सकते हैं, ऐसे कुछ प्रत्याशी को उन्होंने मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे तगड़ा बात मैं कह सकता हूं कि गिरिडीह में खुद वो चुनाव में उतरे हुए हैं और गिरिडीह में जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है तो लोग ये बात तो कह रहे हैं कि जयराम ने कम से कम कड़ी टक्कर दे दी है चंद्र प्रकाश चौधरी को। अगर चंद्र प्रकाश चौधरी अगर अपनी सीट पर कड़ी टक्कर पा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी गलती है, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी अपने 5 साल के अपने करियर में उन्होंने शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दिया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से जयराम महतो को टकराव की स्थिति में देख सकते हैं। जयराम महतो आज कंप्यूटर के रूप में चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए खड़े होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ठीक इसके उलट अगर ग्रामीण की बात करें तो जयराम महतो की ग्रामीण वोटरों पर अच्छी पकड़ है और जयराम महतो वोटर्स में पूर्वी वोट में भी उनकी एक अच्छी पकड़ है। उसको लोक निभावन की तरफ आज पढ़े लिखे इंसान है, पीएचडी होल्डर है, एजुकेटेड है, जानते हैं कि मैं कैसे भी जो अपने वहां के वोटर्स उनको कैसे उनको लोक लुभावन की बातों में ला सकते हैं, तो वो अपनी बातों को रखते हैं और भाषाई उपज के मैंने कह सकते हैं कि जो अपनी उनकी भाषा उसी उपज के आंदोलन के वो नेता है, प्रखर बोलते हैं, प्रखर वक्ता है। और उनका एक जो सबसे खास लोगों को पसंद आता है वो गाड़ियों पर चढ़कर, किसी मंच से ना बोल करके गाड़ियों पर चढ़ करके वो भाषण देते हैं, संबोधन करते हैं लोगों को। जहां आपने देखा जिस तरह से जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए बोकारो पुलिस पहुंची थी, वहां भी कई ड्रामा देखने को मिले। तो जयराम महतो अब ख्याति पा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रप्रकाश चौधरी को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। उसी जगह पर जेएमएम अपने इंडिया अलायंस ने तो वहां से मथुरा प्रसाद महतो को वोटर टिकट दिया है। तो मथुरा प्रसाद महतो जयराम महतो तो कहीं ना कहीं आज फैक्टर के रूप में सीपी चौधरी के लिए दिक्कतों का सामना देख सकते हैं कि उनको करना पड़ेगा। सीपी चौधरी जिस तरह से चुनाव जीते थे, उस चुनाव में जीतने के बाद में जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे, उस वादे पे अगर जनता का प्रति नहीं हो, जिस तरह से लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं कई जगह जाने पर कि काम नहीं किए, ग्रामीण में कभी आए नहीं 5 साल में, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का नुकसान उठाना पड़ सकता है और जयराम उनके लिए मुश्किल बन सकते हैं। अंकिता जी, मनमोहन जी हमारे साथ राकेश जी बने, उनका रुख करेंगे। राकेश जी देखिए, अगर हम बात करें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे प्रत्याशियों का हमें विरोध भी देखने को मिला। साफ तौर पर अगर हम बात करें जनता की, अब जनता की बारी है। साफ तौर पर 25 मई को ईवीएम में जो प्रत्याशियों का जो फैसला होगा वो कैद हो जाएगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर इसके पहले की हम बात करें, जब जनसभाएं हो रही थी, जब प्रचार किया जा रहा था, तो हमें पुरजोर कई प्रत्याशियों का विरोध करता हुआ नजर आए थे। खासतौर पर अगर हम रांची की सीट की बात करें तो संजय सेठ का भी विरोध हुआ। उन पर यह आरोप लगे उन्होंने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, वहां पानी की समस्या है, तो सड़क की भी क्या किल्लत है वहां पे। तो ऐसे में क्या जो विरोध हुआ है प्रत्याशियों का, इसका भी असर इस बार वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है?
देखेंगे अंकिता, ये आपने जो जिक्र किया संजय सेठ को लेकर के, कई इलाकों में विरोध हुआ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों ने दिखाया था कि लाली गांव का इलाका था और उस इलाके के लोगों ने अपनी बुनियादी सुविधाओं की मांग करते हुए संजय सेठ का विरोध किया था और काफी मुखर होकर तमाम चीजों को सामने रखा था। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि एशिया की बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाने वाली एचईसी की हालत को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और अभी की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर भी जनता थोड़ी नाराज दिखाई पड़ रही है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब एचईसी बना था तो वहां से जो विस्थापित लोग थे वे लोग भी काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि उनकी जो मांगे थी, उनको जो बसाने की बात कही जाती थी, मुआवजे की बात कही जा सकती थी, वो सारी चीजें पूरी नहीं हो पाई हैं और इसके लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इन सारे पहलुओं को देखते हुए तमाम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर चुनाव का वक्त है। चुनाव के वक्त में जब मुद्दे आते हैं, जब लोगों के पास नेता पहुंचते हैं, प्रत्याशी पहुंचते हैं, तो अपनी मांगों को लेकर मुखरता के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन जब वोट देने का समय आता है तब शायद उनको वोट देकर अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखने वाली बात बाद में आएगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने जनहित में जाकर काम नहीं किया है उनके खिलाफ थोड़ा मुहिम भी चलाया जाएगा और हो सकता है कि इसका खामियाजा दोनों ही प्रत्याशियों को भुगतना पड़ सकता है। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मनमोहन जी के पास जाना चाहेंगे। मनमोहन जी, आपसे धनबाद सीट पर भी चर्चा करना चाहूंगी। देखिए, धनबाद सीट अपने आप में वीआईपी है क्योंकि अगर हम बात करें तो कई सालों से यहाँ पे बीजेपी का गढ़ रहा है। पीएन सिंह लगातार हैट्रिक भी मार चुके हैं और अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार बीजेपी ने एक स्थानीय चेहरा और कह सकते हैं जमीन से जुड़े हुए एक नेता को इस बार चुनावी मैदान में उतारा, वो नाम है ढुल्लू महतो। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस से भी बिल्कुल ही एक फ्रेश चेहरा उतारा गया, एक गृहिणी को उतारा गया, वो है अनुपमा सिंह, जो कि बेगम विधायक अनूप सिंह की पत्नी है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों का थोड़ा समीकरण आप हमें समझाएं। देखिए अंकिता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह गढ़ पीएन सिंह का रहा है और पीएन सिंह ये कह सकते हैं कि जो धनबाद का गढ़ कहा जाता है राजपूतों ढुल्लू महतो के ऊपर भरोसा जताने के पीछे बस एक ही मकसद ये रहा कि कहीं न कहीं वो उनसे तो भरोसा किया तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के स्तर से भरोसा करना रहा कि बागमारा आपके विधायक है और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ है, गाँव ग्रामीण के बीच में जाते रहते हैं, तो ख्याति प्राप्त नेता के तौर पर उनको मिला हुआ और वो क्या है कि जिस तरह से यहाँ पर मजदूर आंदोलन से उसमें भी जुड़े हुए हैं, तो एक मजदूरों के प्रति, एक सम्मान के प्रति उनको भी देखा जा रहा है। इसलिए ढुल्लू महतो जो टिकट दिया गया है तो वहाँ कहीं ना कहीं जो मैटर है, जिस मैटर के साथ उनको रखा गया, लेकिन जो स्थिति बनती है अनुपमा सिंह को लेकर, अनुपमा सिंह के साथ में एक फैसला है तो उनका जो चेहरा नया प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर के तहत अगर उनको ठीक हो दिया गया तो आज प्रेशर चूंकि उनके पति जो है, जो मैं कह सकता हूँ अनूप सिंह, जयमंगल सिंह जो है वो बेरमो का विधायक है, काफी सुलझे हुए और वो पुत्र वधू हमारे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह का कोई नाम छुपा नहीं है। राजेंद्र सिंह एक बड़े मजबूत नेता रहे हैं, राजेंद्र सिंह कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, तो राजेंद्र सिंह का एक अपना नाम है। इस घर में मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं इस रूप में वो मामला जो आ रहा है वो पूरा जो मैटर आप देखेंगे किसी रीत में है, लेकिन उस मैटर को अगर देखेंगे राजपूत का और ढुल्लू महतो का, वो मैटर जो है कम से कम ये बता सकता हूँ मैं आपको कि स्थिति जो है वो उनके लिए नहीं है, वो स्थिति सामने जो करता है ढुल्लू महतो के लिए। अनुपमा सिंह कहीं ना कहीं किसी चीज को अगर फैक्टर बन रही है, वो राजपूत वाला फैक्टर है, उनके साथ काम कर रहा है और उनके पति उनके साथ है, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है और नेता के तौर पर उनका नाम आता है, इसके साथ उनको यहाँ पर अपना पक्ष मिलता हुआ दिख रहा है। ढुल्लू महतो मैं बता दूं, ढुल्लू महतो की बात कुर्मी वाले महतो नहीं है, तेली महतो है, कहीं ना कहीं इनका जो ये देखने को मिलेगा वो उस पर उनको असर दिखता है। लेकिन अगर उनकी बात करूं प्रॉपर, उस प्रॉपर के साथ में वो फायदा कहीं ना कहीं प्रत्याशी को भी दिखता है। लेकिन अगर आज इसकी बात करूं मैं तो ये स्थिति बनते हुए दिख रही है अनुपमा देवी के लिए कि अनुपमा सिंह जो है कांग्रेस के लिए प्रेशर हो सकती है, लेकिन उनके पति जो अनूप सिंह जयमंगल सिंह है वो उनके पूर्ण रूप से उनके साथी के तौर पर साथ घूम रहे हैं, कहीं उनका फायदा उनको जो होता है दिख सकता है। इसलिए जो फैक्टर मैं आपको बता दूं, एक राजपूत वाली फैक्टर है जो अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है, वो टिकट उनको भी लास्ट इंडिया अलायंस से यहाँ भी कुछ देरी की है जिसकी वजह से उनको टिकट दिया गया लास्ट में, तो वो फायदा कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो को यहाँ भी होता हुआ दिख रहा। लेकिन अब ये तो आज जिस तरह से चुनाव प्रचार थमा है और चुनाव प्रचार थमने के बाद में भोपू हम कह सकते हैं बंद हुए, तो डोर टू डोर कैंपेन की बात है। अब ये तो देखना होगा 25 तारीख को, जिस तरह से 25
तारीख को चुनाव होगा, प्रत्याशी जो है वो अपने वोटर, जिस तरह से वोटर उनको क्या लोक लुभावन वादे में फंसा सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी, वो अपने में ला सकते हैं, देखने वाली बात होगी। इंडिया अलायंस में अनुपम सिंह का ये रोल रहा, लेकिन ठीक है, अगर आप उसकी बात करें ढुल्लू महतो की, तो ये ढुल्लू महतो का चेहरा नहीं है, ये मोदी का चेहरा। लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी के चेहरे को देख के वोट दे रहे हैं। जिस तरह से ढुल्लू महतो को लेकर के काफी विरोध हुआ था, बीच में आपने देखा था, कई लोगों ने चिट्ठी लिख दिया, मारवाड़ी समाज ने चिट्ठी लिखा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को, ढुल्लू महतो की शिकायत की यहाँ के बारे में, उनको टिकट दिया गया, आप शायद ये सीट खो सकते हैं। तो ऐसे समय में जी मनमोहन जी, तो मनमोहन जी ने हमें धनबाद का समीकरण भी समझाया, लेकिन अगर हम राकेश जी के पास जाना चाहेंगे, उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। देखिए राकेश जी, अगर हम बात करें तो धनबाद और गिरिडीह में कांटे की टक्कर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक और बात अगर हम बात करें तो जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई, इसके पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में जब दोनों की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका मिला, एनडीए को एक मौका मिला कि एनडीए गठबंधन को खास तौर पर घेरा जाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा, आरोपी की बौछार भी हमने देखी। तो ऐसे में जिस तरीके से आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया बीजेपी ने, खासतौर पर झारखंड की बात करें तो क्या इसका असर भी चुनाव में देखने को मिल सकता है बीजेपी को? देखिए अंकिता, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पे प्रधानमंत्री से लेकर बड़े नेताओं और खास करके बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता की जुबान से यही बात आ रही है कि जो राज्य में सरकार चल रही है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, और ईडी ने जिस तरीके से बड़ी राशि पकड़ी है उससे साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में तमाम लोग शामिल थे। चुनाव के वक्त में अगर इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किसी भी पार्टी को या किसी भी बड़े नेता को एक बड़ा मौका मिल जाता है विपक्षी दल पर हमला करने का, और बीजेपी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दल में अब इस बात की चर्चा है कि राज्य में जिस तरीके से खास करके जो सरकार चला रही पार्टियां हैं उनमें भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, और उसके उदाहरण भी मिलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता इस बात को लेकर जनता तक जा रहे हैं, और इसका कहीं न कहीं थोड़ा असर तो जरूर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाने से पता चलता है कि वोटर भी जानना चाहते हैं। हम लोगों से भी कई लोगों ने सवाल किया ग्राउंड लेवल पर जाके कि आखिर किस तरीके से भ्रष्टाचार में जो राशि पकड़ी जा रही है सचमुच सरकार के लोग के पास से पकड़ी जा रही है या कोई और मामला है। ये सारी चीजें अभी भी जनता के बीच चल रही हैं, और कहीं न कहीं बीजेपी की बात की जाए तो तमाम बड़े नेता हमला बोलते नजर आ रहे हैं, और इस बात को लेकर वोटरों के पास भी जाने की कोशिश की गई है। तो ये मामला तो तूल पकड़ेगा ही, और इसको लेकर वोटर जरूर इस मुद्दे को सामने रखकर ही अपने वोट का इस्तेमाल भी करने की कोशिश करेंगे। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे एडिटर इन चीफ मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन जी, देखिए अगर हम बात करें थोड़ा प्रत्याशी और इससे हटकर हम बात करेंगे तो चुनावी भोपू का शोर अब थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन की बारी है। अब जो जनता के बीच जो अब जाने का काम करेंगे प्रत्याशी, वो डोर टू डोर ही जा सकते हैं, बाइक रैली भी नहीं हो सकती, जनसभाएं भी नहीं हो सकती। लेकिन थोड़ा हम दूसरे चरण पर अगर हम नजर डालें, जब झारखंड में दूसरे चरण में जब 3 सीटों पर चुनाव हुआ तो हमने देखा कि थोड़ा वोटिंग परसेंटेज में जो है वो गिरावट आई थी। टर्नओवर उतना नहीं हुआ जितना अगर 2014 की बात कर ले या 2019 की बात कर ले, तो इस बार 2024 के चुनाव में वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। आखिर कहां चूक हुई? और इस बार जो 4 सीटों पर चुनाव होने 25 मई को, तो क्या लग रहा है, क्या वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता हुआ नजर आएगा? देखिए इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रशासन ने मतदाता को जागरूक करने के लिए कई सारे नुक्कड़ नाटक से लेकर के लोगों को जागरूक करने के कई सारे कार्यक्रम किए, लेकिन उस जगह पर शायद उनको कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। मैं जहां तक देख रहा हूँ के रवि कुमार जो सीईओ है, इलेक्शन कमीशन बनाए गए उन्होंने काफी मेहनत किया मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जो मैं आदिवासी कल्चर के तौर पर लाया गया, मोय 18 साल हो गए को कन्वर्ट करके मतदाता जागरूक करने, इस तरह के कई सॉन्ग मैं बता सकता हूँ। कई ऐसे सीईओ, कई ऐसे वीडियो मतदाता जागरूक करने में लगाए गए जो फिल्म बना सके, जो मैंने कंटेंट इस तरह से क्रिएट कर सके मतदाता को जागरूक करने, कई नुक्कड़ नाटक किए गए। लेकिन मतदाता जागरूक में मैं 2014-2019 की जो आपने बात की है, मैं देख रहा हूँ उससे भी नीचे परसेंटेज कमी आई। उसका पीछे रीजन रहा लोगों को अब भरोसा मुद्दे पे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। लोग जब मुद्दे पे बात नहीं होती है, मुद्दे पर उनकी बात से काम नहीं होता, तो क्या लोग भरोसा उनका टूटता है। पहली बात। दूसरी बात, गर्मी का एक माहौल है। आपने देखा होगा जो टेम्परेचर है, धनबाद का टेम्परेचर 48, जमशेदपुर का टेम्परेचर 48,
तो ये टेम्परेचर का भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो मायने हैं इसको टेम्परेचर। पहले आपने देखा होगा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए या मतदाताओं को उस दिन वोटिंग करने के लिए हाफ डे दी जाती थी, लेकिन इस साल मैंने देखा है मतदाताओं के पूरे फुल डे की छुट्टी दी जा रही है ताकि वो वोट कर सके, वो आए, वो उनको इतना जागरूक किया गया, फिर भी प्रशासन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, या मतदाता जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं या वोट नहीं देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने प्रत्याशी को लेकर भी नाखुश है, ताकि प्रत्याशी भी कहीं काम नहीं करते हैं। जिस तरह से प्रत्याशी को भगाया जाता है, ग्रामीण उनका विरोध करते, वो सब समाचार चैनल में देखते हैं कि कई हम लोगों ने भी कई लोगों से बात किया, कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग वोट नहीं देंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों? आप वोट, हमारे पास एक ही अधिकार है, उसका अधिकार को हमें उपयोग करना चाहिए। बोले क्या अधिकार है? जब अधिकार की हम लोग बात करते हैं, आप उसी प्रत्याशी को उतारते हैं जो जिनका विरोध होता है। क्या मोदी जी के नाम पर ही हम लोग वोट दें? मोदी जी को ही वोट दें? मतलब इस तरह की बात क्यों? आखिर मतदाता अगर जागरूक नहीं तो वोटिंग का परसेंटेज कम होगा और वोट नहीं मिलेगा। वो छुट्टी लेकर, जब उनको छुट्टी दी जाती है वो घर में आराम करते हैं, वो वोट देने नहीं जाते हैं। इस वजह से भी मैं कह सकता हूं जो मतदाता जागरूक करने के लिए के रवि कुमार ने जो मुहिम छेड़ी थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उनका सक्सेस नहीं हुआ। काफी मेहनत किया उनकी टीम ने, लेकिन उन्होंने मतदाताओं को जागरूक नहीं कर सके। हाँ, खुशी की बात यह मैं कह सकता हूं, इस बार जिस तरह शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा, इन ग्रामीण क्षेत्र में शायद के रवि कुमार का मेहनत सफल रहा और वो उनके वजह से आज मतदाता जो यहाँ जागरूक हो सके ग्रामीण क्षेत्र में। अंकिता जी मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो समीकरण बैठने वाला है चारों सीटों पर उसे समझाने के लिए हमारे साथ झारखंड स्टेट है राकेश जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि चुनावी भोंपू का शोर अब थम चुका है। प्रत्याशियों को जितना मेहनत झोंकनी थी वो उन्होंने अब झोंक दी है ताकत, और कह सकते हैं कि जो अब जितना उन्हें आश्वासन देना था, जितने वादे करने थे जनता से, जितना लुभाना था, वो सभी का अब चुनाव प्रचार अब सब कुछ थम चुका है। अब सिर्फ डोर टू डोर जाकर ही वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड की तो 25 मई को 4 सीटों पर चुनाव होने और चारों सीट जो है अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। अगर हम बात करें रांची की, जमशेदपुर की, धनबाद और गिरिडीह सीट सभी अपने आप में वीआईपी है, लेकिन धनबाद की सीट जो है काफी ज्यादा बड़ी मानी जाती है क्योंकि कई सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव मतदाता जो है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उनके मन में क्या कुछ होंगे, क्या कुछ मुद्दों को सोचकर वो इस बार वोट डालेंगे, अब ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा।